नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वासुदेव नंदन जी की पुस्तक हिंदी व्याकरण से, और पिछली कक्षा में हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा था, यानी कि किस प्रकार ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि के बिना शब्दों की कल्पना नहीं की जा सकती है, और भाषा, ध्वनि आदि सबकी देख सकते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की लघुत्तम इकाई आदि सभी विषय वस्तुओं पर हमने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ लिया है। तो आज की जो कक्षा है, अब वर्ण को पढ़ने में हमने पिछली ही कक्षा में वर्ण के स्वरूप को भी पढ़ लिया था, जिसमें स्वर और व्यंजन को पढ़ा था। और स्वर और व्यंजन के जो वर्ग हैं, यानी मुख से जो उच्चारण किए जाते हैं, स्वरों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण, इन सब पे पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा कर ली है। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर से देख लें। और अब हम पढ़ेंगे, आगे की ओर चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन। इसमें हम स्वर और व्यंजन वर्णों के अंतर्गत स्वर्ण में किस प्रकार से उच्चारण स्थान जैसे होता है उसका, इसके अतिरिक्त जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि स्वर से संबंधित आपकी परीक्षाओं में, पाठ्यक्रम में जितनी भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, विषय वस्तुएं हैं, वो सब हम आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे, देखेंगे हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। आप सभी जानते हैं कि उच्चारण के कितने प्रमुख तत्व हैं? दो प्रमुख तत्व, एक है स्वर, एक है हमारा व्यंजन। स्वर कौन सा है? स्वर वो है जिसके उच्चारण में हमें व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन क्या है? व्यंजन वह है जिसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार उच्चारण के दो प्रमुख तत्व है हमारे सामने, एक स्वर है और एक व्यंजन है। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। जैसा कि हम बात करते हैं वर्ण की, तो वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। या फिर वर्णों में या तो फिर स्वतंत्र रूप से स्वर रहेंगे और या तो फिर व्यंजन रहेंगे, तो दोनों को आपस में, दोनों का योग होने के बाद व्यंजन रहेंगे। जैसे क के नीचे मान लीजिए हलंत है, तो वह भी आधा क है। जब क में अ जुड़ जाता है तो क हलंत जोड़ अ इजकल टू पूरा क। तो इस प्रकार जो व्यंजन है वर्ण, उसमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि स्वर और व्यंजन के आपस में दोनों के योग से ही हमें क्या मिलता है? एक वर्ण मिलता है। अब हम बात करें हिंदी के स्वर वर्ण की, तो हम जब बात करेंगे हिंदी के स्वर वर्णों की, तो हम देखेंगे कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। यानी कि स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। बिना किसी अवरोध के, विघ्न बाधा के हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे आप उच्चारण कीजिए अ आ, तो ये आसानी से बिना किसी अवरोध के, बाधा के उच्चारण इसका हम कर सकते हैं। इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती, यानी कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है स्वरों के उच्चारण में। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको जरूर अच्छे से याद रखिएगा। ये सभी स्वतंत्र है। कौन है स्वतंत्र? स्वर। स्वर जो वर्ण है वो है स्वतंत्र। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है, यानी कि जो भीतर से वायु आ रही है वो मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है। किसके लिए? स्वर के लिए। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ और होंठ का नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, स्वर के उच्चारण में किसका प्रयोग होता है? हमारे कंठ का और हमारे तालु का। ठीक है, तो कंठ और तालु का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जीभ या होंठ का नहीं होता है। हाँ, पर यहाँ पे ये भी है कि पर उ और ऊ के उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है अलग से, कि वैसे तो सभी स्वरों के उच्चारण में कंठ और तालु का प्रयोग होता है, लेकिन जो ऊ और ऊ है इसके उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार के से प्रश्न घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या आप सभी जानते हैं 11 है। तो हमारे पास जो स्वर्ण वर्ण है वो कितने हैं? 11 है। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार से है, जैसे हम देखेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यानी कि स्वरों में कुछ ह्रस्व स्वर है, कुछ दीर्घ स्वर है और कुछ संयुक्त स्वर है। अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो जितनी भी, जैसे कि कम जिसमें ताकत लगती है, कह सकते हैं कम शक्ति लगती है, ह्रस्व है, छोटा, जैसे अ ई उ री, ठीक है, इसे हम ह्रस्व स्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है, कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में अ ई उ और री,
ये आते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो अब बड़ी मात्रा वाले जैसे आ, ई, ऊ, ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर है, यानी इसके उच्चारण में थोड़ा हमें बल का प्रयोग करना पड़ रहा है, दीर्घ है ये सभी। वही संयुक्त स्वर की बात करें तो देखिए ऐसे कुछ स्वर होते हैं जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ और औ। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे जैसे लिख भी दिया है, आप अपने नोट्स में भी इसको आप लिख सकते हैं। जैसे ए के लिए अ और ई को जब हम जोड़ते हैं, अ और ई, तब बनता है ए, यानी कि दो स्वरों के योग से, दो स्वरों को संयुक्त करने से ए बनता है। ऐसे भी पूछा जाता है कि ए जो संयुक्त स्वर है किन स्वरों के मेल से बनता है, तो ऑप्शन में कुछ कुछ दिया रहता है, तो आपको याद रखना है अ और ई के मेल से ए बनता है। किससे? अ और ई के मेल से। वहीं अ और ए के मेल से ऐ बनता है, ठीक है, अ और ए के मेल से ऐ बना। वहीं हम बात करें ओ कैसे बना, तो अ और ऊ के मेल से ओ बना, वहीं अ और औ के योग से औ बना। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखें तो देखिए कुछ लोग री को मूल स्वरों में गिनते हैं। किसे? री। तो री जो है वो मूल स्वरों में कुछ लोग गिनते हैं, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। री की भी अपनी कुछ सीमाएं रह गई हैं। संस्कृत में री का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इसका व्यवहार नगण्य है, मतलब बहुत कम री का प्रयोग किया जा रहा है। री जो है वो तो हिंदी में है ही नहीं, वो तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हिंदी में वो नहीं है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन री का प्रयोग होता है, पर री के प्रयोग की भी अपनी सीमा रह गई है। संस्कृत में री का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इसका प्रयोग या व्यवहार नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। फिर भी एक सीमा के अंदर हिंदी में री का प्रयोग अभी भी चल रहा है, जैसे ऋग्वेद है, ऋषि है, ऋण है, ऋतंभरा है इत्यादि। इसमें व्यंजन और स्वर का योग है, ठीक है। तो इसमें किसका योग है? व्यंजन और स्वर का योग है री में। वहीं अब हम बात करें मात्रा और उसके भेद की। अब हम बात करेंगे किस पर? मात्रा की और मात्राओं के उसके भेद की। पंडित कामता प्रसाद गुरु इस बारे में लिखते हैं कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उसके साथ स्वर का योग होता है, किसका योग होता है? स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो मात्राएं लगती है वो सभी स्वरों की मात्राएं होती है जो कि व्यंजनों के साथ लगती है। तो वही बात है कि स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जब हम मात्रा की बात करते हैं तो 3 प्रकार की मात्राएं हमारे सामने आती हैं। लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा ना कि स्वर वर्णों की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था स्वरों का। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मात्राओं की। मात्राओं में भी ह्रस्व, दीर्घ और लेकिन इसके साथ प्लुत स्वर, ठीक है। अब बात करें ह्रस्व से दीर्घ में दुना और प्लुत में तिगुना समय लगता है, यानी कि जो बल का प्रयोग किया जाता है मुख से उच्चारण में जो शक्ति लगती है ह्रस्व में कम लगती है, दीर्घ में ह्रस्व के 2 गुना शक्ति लगती है और प्लुत में 3 गुना शक्ति लगती है, ठीक है। यानी कि ह्रस्व सबसे कम, उससे ज़्यादा दीर्घ और सबसे ज़्यादा प्लुत, 3 गुना शक्ति। प्लुत संस्कृत में चलता था, हिंदी में नहीं। तो ये जो प्लुत है वो किस में चलता था? संस्कृत में चलता था, हिंदी में ये नहीं चलता था। मात्राएं स्वरों की ही होती हैं, व्यंजन की नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मात्राएं किसकी होती है? स्वरों की होती है। जैसे आप लगाते हैं ना आकार, हर्षिकार, दीर्घकार, तो ये सब किसकी मात्राएं? ये सब स्वरों की मात्राएं हैं जो कि व्यंजनों में प्रयोग की जाती है। तो मात्राएं स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं होती है, क्योंकि व्यंजन तो स्वरों के ही सहारे बोले जाते हैं। जब स्वर व्यंजन में लगते हैं तब उनके 10 प्रकार के रूप होते हैं, जैसे आकार, हर्षकार, दीर्घकार, है ना, हर्षुकार, दीर्घकार, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो इस प्रकार जो 11 जो हमारे स्वर हैं उसकी मात्राएं हैं, इस प्रकार ये 10 प्रकार के रूप हमारे सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 3 ये रूप, आकार, हर्षिकार, दीर्घकार, हर्षुकार, दीर्घकार, री, ठीक है। 6 रूप, ए, ऐ, ओ और औ,
ठीक है। तो इस प्रकार 10 जो रूप हैं वो इस प्रकार से मात्राओं के रूप में व्यंजन में लगते हैं। स्वरों के व्यंजन से मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं। तो स्वरों के व्यंजन से जो मिलान होता है, व्यंजन जब स्वर से मिल जाते हैं, इन मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहा जाता है, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। तो अब हम अगर बात करें छंद शास्त्र की, तो छंद शास्त्र में क्या कहा गया है कि ह्रस्व जो मात्रा है वो लघु है और दीर्घ जो मात्रा है वो गुरु है। आगे हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की। तो अब जब बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, तो जिनको हम लघु भी कह सकते हैं, छंद शास्त्र में इसको लघु कहा गया है। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं, यानी कि मूल, ह्रस्व या एक मात्रिक आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, किसको? ह्रस्व स्वर को आप मूल स्वर भी कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं या फिर एक मात्रिक भी कह सकते हैं, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, जैसे अ, ई, उ और री। तो ये क्या है? मूल स्वर है। इनकी उत्पत्ति किसी और दूसरे स्वर से नहीं होती है, तो इसको हम मूल स्वर कहते हैं इसलिए, या फिर ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं या फिर एक मात्रिक भी स्वर भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा अ, ई, उ और री। वहीं हम दीर्घ स्वर की बात करें तो किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ। अब आ जो है किससे बना? अ जोड़ अ। ठीक है, अ जोड़ अ से क्या बना? आ बना। तो इस प्रकार जो मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ जब मिला दिया जाता है, जैसे अ मूल स्वर है, इसी मूल स्वर के साथ फिर से मूल स्वर मिला दिया गया तो क्या बन गया? अ बन गया। तो ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर। उसी प्रकार जो हमारी छोटी ई है, जोड़ फिर से ई। ठीक है, तो ई जोड़ ई, यानी दोनों छोटी ई को मिलाने से बड़ी ई बना। उसी प्रकार दोनों छोटा ऊ को मिला दिए तो बड़ा ऊ बन गया। अ और ई को जैसे मैंने बताया उसको मिला देने पे ए बन गया, जो कि हमारा संयुक्त स्वर भी है। वहीं अ और ए को मिलाए तो ए बन गया। ओ को बनाने के लिए अ जोड़ उ बराबर ओ, वहीं अ प्लस ओ बराबर औ। तो इस प्रकार से स्वरों के साथ स्वर जब मिलते हैं, ठीक है, तो मूल स्वरों के साथ जब ह्रस्व को उसी स्वर के साथ जब मिला दिया जाता है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं अ जोड़ उ या फिर अ जोड़ अ, 2 मात्राओं का इसमें समय लगता है। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, यानी कि जो दीर्घ स्वर है, चूंकि ये दीर्घ है और 2 स्वरों के योग से बनते हैं तो इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। वही अब हम बात करें प्लुत स्वर की, तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह तो नहीं होता, इसके लिए 3 का ही अंक लगा दिया जाता है, जैसे कि आप संस्कृत में देख सकते हैं ओम, है ना। ये जो 3 का चिन्ह है, यानी कि आपको यहाँ पे दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा यानी तिगुना यहाँ पे बल देना, ओम ऐसा करके। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है, वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। यानी कि प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पे अधिक हुआ है? ध्यान रखिएगा, वैदिक भाषा में। हिंदी में साधारणतः नहीं होता है प्रयोग। इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, किसे? प्लुत को, क्योंकि यहाँ पे तिगुना समय लगता है तो इसे हम त्रिमात्रिक कहते हैं। जिस प्रकार दीर्घ स्वर में 2 स्वर आए थे तो हम द्विमात्रिक स्वर कहते थे, उसी तरह में प्लुत में 3 गुना समय लगता है तो हम इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग की। देखिए, हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग यहाँ तो लिखा है कि व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं, लेकिन हम बात करें कि अनुस्वार और विसर्ग ना तो व्यंजन है ना ही स्वर है, बल्कि ये क्या है? अयोगवाह है। तो आपको ये बात अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करते हैं अनुनासिक और निरनुनासिक की, तो उसको तो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम अनुस्वार और विसर्ग की बात करें तो अनुस्वार और विसर्ग जो है वो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, बल्कि क्या है? वो अयोगवाह है। तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं कन्फ्यूज़ होना है और अच्छे से याद रखना है कि अयोगवाह है अनुस्वार और विसर्ग। अब इनके संकेत चिन्हों के माध्यम से इनको समझते हैं। जैसे अनुनासिक को चंद्र बिंदु के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, मात्रा है चंद्र बिंदु अनुनासिक की।
ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। कहाँ से होता है? नाक और मुंह से होता है। और उच्चारण में लघुता ही रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। तो ध्यान आपको रखना है कि अनुनासिक का जो उच्चारण है किससे हो रहा है? नाक और मुंह से। वही अनुस्वार है जिसको हम बिंदी के रूप में देखते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। तो याद रखिएगा, अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आएगा, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाक से। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों थे, जबकि अनुस्वार में केवल नाक से, जैसे अंगूर, अंगद, कंकण इत्यादि। वही हम बात करें निरनुनासिक की, तो निरनुनासिक क्या है? केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं। तो निरनुनासिक जो है वो केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्ण है, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। ये केवल मुंह से बोला जाता है। वहीं अब हम विसर्ग की बात करें तो अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। विसर्ग कब आता है? स्वर के बाद आता है। अनुस्वार की तरह भी विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला है। और यह व्यंजन, देखिए अब बात करें यहाँ पे व्यंजन की, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है वो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ये अयोगवाह है। तो आप इसको थोड़ा सा अपने में ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार की तरह विसर्ग स्वर के बाद आता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, बल्कि ये अयोगवाह है। वही बात करें तो उच्चारण ह की तरह होता है विसर्ग का। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है। किस शब्दों में? तत्सम शब्दों में, जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, ठीक है, इस प्रकार दुख। तो इस प्रकार के तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अब आगे हम कुछ टिप्पणी में जो बातें लिखी गई है उसको हम देखेंगे। जैसे अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। तो आपको ये बात बार बार कही जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। जैसे अंगद है, रंग है, तो स्वर में भी इसका उपयोग हुआ, जैसे अंगद। वैसे ही व्यंजन में भी इसका उपयोग हुआ, जैसे कि रंग। तो इस प्रकार से ये चलता है। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का कथन भी देख लेंगे कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह किसने कहा है? किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह का अर्थ बताते हैं कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे, ठीक है, यानी कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे वो होता है अयोगवाह। तो इस प्रकार आपने स्वर वर्ण से संबंधित, इनके उच्चारण, मात्रा से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा। अब हम चलेंगे व्यंजन वर्ण की ओर। हिंदी के व्यंजन वर्णों की बात करें तो हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। यानी कि व्यंजन कैसे वर्ण है? ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे आप क बोलेंगे तो क में अ आ जाएगा, तो छिपा हुआ है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क, ठीक है। उसी प्रकार ख हलन जोड़ अ बराबर ख। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है, जबकि स्वरों में अंदर से आती हुई वायु मुख में बाधित नहीं हो रही थी, वे स्वतंत्र थे। लेकिन व्यंजन में ये वायु क्या होती है? कहीं ना कहीं मुख में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र है और व्यंजन वर्ण स्वरों पर आश्रित। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। स्वरों की संख्या कितनी थी? 11, और व्यंजन वर्णों की संख्या कुल है 33। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आपको ये 3 श्रेणियों का याद रखना है कि व्यंजन वर्ण की ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम बात करें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन क्या है? तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त होते हैं। जैसे कि मान लीजिए क वर्ग, तो क वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे वो एक
किसी खास जगह पे स्पर्श करेंगे, तो इसलिए इसको क वर्ग के अंतर्गत रखा गया। उसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो कहते हैं कि इसलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं स्पर्श व्यंजन को, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के कारण वर्गों में विभक्त होते हैं। इस जाति के 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं, जैसे क वर्ग, क ख ग घ अंग। इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ के स्पर्श से होता है, कंठ इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये उच्चारण स्थान पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा ख का उच्चारण स्थान बताइए तो कंठ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो पहला जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। वहीं दूसरी बात करें च वर्ग की, जैसे च छ ज झ य, तो इन सब का उच्चारण स्थान है तालु। वहीं ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, जिसमें ट ठ ड ढ न आते हैं। वहीं त वर्ग, इसमें त थ द ध न आते, इनका उच्चारण स्थान है दंत। वहीं प वर्ग, प फ ब भ म, इन सब का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इस प्रकार क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग के लिए तालु, ट वर्ग के लिए मूर्धा, त वर्ग के लिए दंत और प वर्ग के लिए ओष्ठ। इस प्रकार ये सभी जो है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अब हम स्पर्श व्यंजन के बाद जो दूसरी जो हमारी श्रेणी थी वो थी अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन को देखेंगे तो अंतस्थ व्यंजन 4 है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। य र ल व, ये य र ल व जो है वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। ये चारों जो य र ल व है इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ परस्पर सबसे सटने से होता है, किंतु कहीं पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, तो इसलिए इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजनों की। जो हमारी तीसरी जो श्रेणी थी व्यंजन की वो थी ऊष्म। तो ऊष्म व्यंजनों की हम बात करें तो ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये भी 4 होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होती है, तो इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये सभी प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछा जाएगा इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं या इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो य र ल व जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, जिसको अर्धस्वर भी कहते हैं। वहीं ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो तीनों जो प्रकार के श है और ह है ना, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। वहीं अब हम बात करते हैं इन तीनों श्रेणियों के बाद अब कुछ अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष व्यंजनों की। जैसे कि आप कई बार आपने सुना होगा कि अल्प प्राण, महाप्राण, तो अब हम देखेंगे कि क्या है ये अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, प्राण से आप सबसे पहले ये समझ जाइए जिसमें प्राण वायु शामिल है, मतलब अल्प में अल्प मात्रा में शामिल है और महा में ज़्यादा यानी दीर्घ मात्रा में शामिल है। तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। किसके स्थान से, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, यानी कि वायु किसमें ज़्यादा लगती है या किसमें कम लगती है। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद हो गए। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो 2 भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि श्वास जो है वो अल्प मात्रा में निकले, वो है अल्प प्राण। वहीं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी जितने वर्ग पढ़े, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, इनका पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, यानी कि क, ग और अंग, ये क्या है, अल्प प्राण। ठीक है, क, ग, अंग। इसी प्रकार से सभी वर्णों के, जैसे हम अगर त वर्ग को देखें तो त, द और न, तो इसका पहला, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये याद रखिएगा, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि 1, 3 और 5 ये क्या है, अल्प प्राण, और 2 और 4 जो है वो क्या है, महाप्राण। ठीक है, अब अल्प प्राण में ही हम देखते हैं कि 1, 3, 5 तो हमने देख लिया, इसके साथ साथ अंतस्थ यानी य र ल व भी अल्प प्राण ही है। ठीक है, क्योंकि इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, ये अल्प प्राण ही है। वही महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। ठीक है, यानी कि अंतस्थ जो थे वो अल्प प्राण थे, और जो ऊष्म है जिसमें ऊष्मा के घर्षण से, रगड़ से उत्पन्न होते हैं व्यंजन,
तो वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं और इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण है, जैसे ख और घ, ठीक है, दूसरा और चौथा। उसी प्रकार तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह जो कि ऊष्म व्यंजन है, ये भी महाप्राण में शामिल है। संक्षेप में अल्प प्राण वर्गों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। अल्प प्राण में कम करना पड़ता है और महाप्राण में ज़्यादा। तो इस प्रकार ये थे हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम आगे बात करते हैं घोष और अघोष व्यंजन की, जिसके बारे में आप कई बार पढ़े होंगे कि घोष और अघोष व्यंजन क्या है। तो देखिए, नाद की दृष्टि से, ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झनकृत होती हैं वे होते हैं घोष, और जिसमें झनकृत नहीं होती हैं वह है अघोष। तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ क्या हुई, झनकृत हुई, वो हो गए घोष। जिनमें झनकृत नहीं हुई वो हो गए अघोष। घोष की बात करें तो घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का। तो ये आपको याद रखना है, घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, ध्वनि का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए अघोष में हम देखें तो क, ख, च, छ, यानी कि पहला और दूसरा, ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा जो है वो है अघोष। च, छ, उसी प्रकार ट, ठ, उसी प्रकार त, थ, उसी प्रकार प, फ, और तालव्य श, मूर्धन्य स तथा दंत स, ये जो है वो अघोष वर्ण है। तो इन सबको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं घोष वर्णों की। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, ये क्या है, घोष है। जबकि अघोष में हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है, अघोष है, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा घोष है। सारे स्वर वर्ण यानी कि य, र, ल, व और ह, ठीक है, ये भी क्या है, सारे स्वर वर्ण जो है वो कि घोष में आते हैं। स्वर वर्ण में जितने भी आते हैं, आप जानते ही हैं, स्वर वर्ण जितने भी हैं वो सभी क्या है, घोष वर्ण में शामिल है। उसके साथ साथ य, र, ल, व, यानी कि 3 चीज़ें हमारे सामने आई घोष वर्ण में, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, वर्ग का जो वर्ण है वो। साथ साथ सारे स्वर वर्ण हमारे घोष हो गए, और य, र, ल, व भी साथ साथ ह भी घोष है, ठीक है। तो य, र, ल, व, ह साथ साथ स्वर वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है, घोष वर्ण। तो इन सबको आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हल या हलंत की। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है इस प्रकार की, तब उसे क्या कहते हैं, हल कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है। आप सभी जानते हैं हलंत लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आधा व्यंजन हो जाएगा, या फिर स्वर वर्ण कह लीजिए कि उसमें नहीं है। जैसे क व्यंजन वर्ण है, इसमें अ स्वर वर्ण की ध्वनि छिपी हुई है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहे तो क में हम हलंत लगाएंगे या हल चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में इसके रूप इस प्रकार के होंगे, जैसे क हलंत, ख हलंत, इस प्रकार से हल लगा करके हम उसको आधा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी के कुछ नए वर्णों की। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में 5 नए जो व्यंजन शामिल हैं, जैसे कि श, त्र, ज्ञ, अड़ और ढ, ये सभी जोड़े गए हैं। कौन कौन से 5 नए व्यंजन, श, त्र, ज्ञ, अड़ और ढ। किंतु इसमें प्रथम 3 स्वतंत्र ना होकर के संयुक्त व्यंजन है, जिनका खंड किया जा सकता है। जैसे यदि हम श का खंड करेंगे तो क हलंत और साथ साथ मूर्धन्य श बराबर छ होता है, ठीक है। यानी कि ये 2 व्यंजन वर्णों के मिलने से संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि श को अगर हम तोड़े, या श जो है वो किन संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना है, तो श जो है वो क हलंत जोड़ मूर्धन्य श जो है उससे मिलकर के बना है श। वही त्र की बात करें तो त हलंत जोड़ र इजकल टू त्र। ज्ञ की बात करें तो ज हलंत प्लस य बराबर ज्ञ। तो इस प्रकार ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो ये 5 नए व्यंजन है, और कुछ तो संयुक्त व्यंजन है, जैसे श, त्र, ज्ञ, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जहाँ श का हलन जोड़ श से बना है, वहीं त जोड़ र से त्र बना है, वही ज जोड़ य से ज्ञ बना है। अतः श, त्र और ज्ञ की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर ड़ और ढ बनाए गए हैं। ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। यहाँ ढ
यहाँ पे ड़ और ढ में र की ध्वनि मिली हुई है, तो इसमें ड़ और ढ में किसकी ध्वनि मिली हुई है? र की ध्वनि मिली हुई है। इसका उच्चारण साधारणतः मूर्धा से होता है, तो आपको ये याद रखना है कि अढ़ और ढ, ये जो नीचे बिंदी है और इनका उच्चारण मूर्धा से होता है और साथ साथ इसमें र की ध्वनि मिली रहती है। किंतु कभी कभी जीभ का अगला भाग उलटकर मूर्धा में लगाने से भी वे उच्चारित हो जाते हैं। हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा है। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर आप जानते ही हैं कि इस नई विदेशी ध्वनियों को बनाए रखने की चेष्टा भी की गई, जैसे कलम, खैर, ज़रूरत, है ना, ज़रूरत नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ज़रूरत। किंतु हिंदी के विद्वानों पंडित किशोरी दास वाजपेयी, पराड़कर जी, टंडन जी, काशी नागरिक विचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं है। उनका क्या कहना है? तो उनका कहना है कि ये जो फारसी अरबी से आए शब्दों के नीचे बिंदी लगाए बिना इन शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। बंगला और मराठी में भी ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार का तर्क दिया है कि बिंदी के बिना ही लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपका संपूर्ण था व्यंजन वर्ण। आशा करती हूँ कि इस कक्षा से आपको स्वर और व्यंजनों को समझने में और उनकी मात्राओं को और अनुनासिक, घोष, अघोष, इस जितने भी प्रकार की महत्वपूर्ण बिंदुएं थी जो कि प्रश्नों में पूछे जाते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप ज़रूर अच्छे से वीडियो को पढ़ें और समझें, ज़रूरत हो तो नोट्स बना के पढ़ें, जिससे आपको और आसानी हो पढ़ने में, याद करने में। तो इस प्रकार आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, जिसमें हम अनुस्वार और अनुनासिकता को पढ़ेंगे और भी बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को हम समझेंगे। तो अगली कक्षा में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।